हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग चैप्टर नंबर 3 धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को देखने वाले हैं। दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 तो अपने को ठीक ठाक समझ में आता है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 तो बढ़िया तरीके से समझ में आता है। जैसे चैप्टर 3 में हम लोग एंट्री मारते हैं वहाँ से अपने को समझ में आना कम शुरू हो जाता है। और मिला जुला के चैप्टर दोस्तों ये ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे इस चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने को समझ से बाहर होती हैं। तो दोस्तों जो समझ से बाहर है उसको समझ से अंदर करते हैं और बढ़िया तरीके से चीज़ों को जो रिवीजन क्लास चल रही है उसको भरपूर रिवीजन करते हैं, भरपूर रिवीजन का एंजॉय भी करते हैं। अगर दोस्तों आपने नोट्स बनाया है तो नोट्स में क्या करना है कि आपको टिक मार लेना है कि कौन कौन सी चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं और नोट्स लेकर बैठें। अगर आपने नोट्स बनाया है तो, और नहीं बनाया है दोस्तों, एक शॉर्ट नोट्स मेरे साथ साथ जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बनाते चलें और उसी को टाइम टू टाइम रिवीजन करते चलें। इससे ज़्यादा दोस्तों आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ उतना तो आपको हर हाल में पढ़ना है, तो भैया पढ़ना है। तो दोस्तों आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग जो चैप्टर नंबर 3 धारा विद्युत के मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, उसमें दोस्तों मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 यानी चैप्टर 3 का 2 पार्ट बना दे रहा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आज हम लोग 5 से 6 डेरिवेशन देखने वाले हैं और पार्ट 2 में कम से कम 4 से 5 डेरिवेशन देखने वाले हैं। मिला जुला के दोस्तों 9-10 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसको आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लेते हो तो डेरिवेशन आपका हो जाएगा। एक एक नंबर की चीज़ें कुछ इसमें हो जाएंगी, बाकी अलग से मैं कराऊंगा ही। इसमें काफ़ी चीज़ें एक नंबर की मिल जाएंगी। और तो और दोस्तों न्यूमेरिकल को लगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले इसी क्लास से आपको काफ़ी हद तक तैयार हो जाएंगे। तो बिना देर किए हुए निकालते हैं कॉपी और पेन, क्लास का लेते हैं भरपूर ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय। हर एक चीज़ों को समझ से और समझ कर पढ़ते हैं और इस तरीके से पढ़ते हैं कि दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत एकदम ना पड़े दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की शानदार क्लास का। और आज की क्लास का पहला डेरिवेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग एवं श्रांति काल में संबंध स्थापित कीजिए। अब दोस्तों ये अपने को संबंध स्थापित करना है। तो दोस्तों हम केवल संबंध स्थापित नहीं करेंगे, सिर्फ संबंध के पीछे नहीं भागेंगे। हम दोस्तों इस डेरिवेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को भी चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता आया है और होता रहेगा। और आपके नसीब में भी वो क्वेश्चंस मिलेंगे और आप उसको दौड़ा के करके आओगे। दोस्तों सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है धातुओं। धातु दोस्तों, धातु जिसे हम लोग बोलते हैं चालक। धातु का दूसरा नाम होता है चालक, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर दोस्तों ये क्या होता है? तो कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। एक नंबर की डिफिनीशन वाइवा लेवल के। कंडक्टर क्या है, चालक क्या है? चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। एक नंबर की चीज़ें दोस्तों, धातुओं में धारा क्यों प्रवाहित होती है, चालक में धारा क्यों प्रवाहित होती है? दोस्तों एक नंबर का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ना, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए धातुओं में धारा आसानी से प्रवाहित होती है। ठीक है। अब दोस्तों इस मुक्त इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड एक दो बातें। पहला, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग कितना होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग दोस्तों एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग ये दोस्तों होता है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? 10⁵ मीटर पर सेकंड। और दोस्तों दूसरा चीज़ थर्मल वेलोसिटी को बोलते हैं। दूसरा, किसी भी धातुओं में एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दूसरा क्या? एकांक आयतन में पर यूनिट वॉल्यूम में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एकांक आयतन में दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और वह है 10⁻29 पर मीटर क्यूब।
अगर दोस्तों ये एक पल के लिए नहीं याद रहेगा चलेगा, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है। और दोस्तों सबसे बढ़िया चालक कौन होता है? चांदी होता है, सिल्वर होता है। सबसे बढ़िया चालक कौन है? चांदी है, ठीक ना। सबसे बढ़िया धातु कौन है? चांदी है। धातु हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कुछ ऊर्जा पाकर अपनी कक्षा छोड़कर अनियमित और अनियंत्रित गति करने लगते हैं। अनियमित और अनियंत्रित गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, अब आया दोस्तों अनुगमन वेग। क्या आया? अनुगमन वेग। अभी देखो संबंध में नहीं स्थापित कर रहा हूँ, इन चीज़ों को बता रहा हूँ जो आपके एक नंबर में इंपॉर्टेंट। देखो एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक नंबर सबसे बढ़िया धातु कौन है? चांदी है। ये सब अनुगमन वेग एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। अनुगमन वेग दोस्तों, अनुगमन वेग क्या है कि जैसे मान चलो ये कोई चालक है और इस चालक के सिरों को, इंड को हमने क्या कर दिया है? बैटरी से या बैटरा से जोड़ दिया है। जब किसी चालक के सिरों को बैटरी या बैटरा से जोड़ देते हैं तो उस चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। उसी इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ? ये प्लस है, ये प्लस हो गया, ये माइनस है, ये वाला माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया। तो इसका मतलब कि धातु का एक सिरा धनावेशित और एक सिरा ऋणावेशित, यानी यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया जिसकी डायरेक्शन प्लस से अवे और माइनस की टुवर्ड्स, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन थे, उस फ्री इलेक्ट्रॉनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में एक फोर्स लगता है। उसी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव करने लगते हैं और जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग बोलते हैं। अनुगमन वेग का दोस्तों सिंबल होता है Vd और अनुगमन वेग का जो वैल्यू होता है वह होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अनुगमन वेग की डिफिनीशन क्या याद रखोगे? जब किसी चालक के सिरों को, देखो चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है, फिर से बार रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। जिस वेग से गति करते हैं उसी वेग को क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग बोलते हैं। जिस वेग से गति करते हैं यानी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिस नियत वेग से गति करते हैं वही नियत वेग क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, अनुगमन वेग की वैल्यू क्या है? 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। आगे दोस्तों आया है इसमें श्रांति काल। श्रांति काल दोस्तों क्या है? जैसे धातु का कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक चक्कर लगाया, मतलब एक टक्कर हुआ, फिर यही मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ टक्कर करने के बाद यहाँ टक्कर कर ले, तो ये हो गया दो लगातार टक्कर। पहला एक टक्कर यहाँ पे, दूसरा टक्कर यहाँ पे, दो लगातार टक्कर के बीच में जो समय लगता है धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो लगातार टक्करों के बीच में लिया गया समय श्रांति काल, और उन लगातार टक्कर के बीच में चली गई दूरी को बोलते हैं माध्य मुक्त पथ, ठीक ना। माध्य मुक्त पथ जिसे बोलते हैं लैम्डा। तो दोस्तों एक लैम्डा और श्रांति काल को हम लोग बोलते हैं टाउ, ये सिंबल होता है भैया टाउ। ठीक है, श्रांति काल समझ में आया? दो लगातार टक्करों के बीच में लिया गया समय श्रांति काल और दो लगातार टक्करों के बीच में चली गई दूरी माध्य मुक्त पथ। अनुगमन वेग क्या है कि चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ने पर चालक के इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिस वेग से गति करते हैं उसी वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है कि किसी चालक के वे इलेक्ट्रॉन जो कुछ ऊर्जा पाकर अपनी कक्षा छोड़कर अनियमित और अनियंत्रित गति करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग थर्मल वेलोसिटी 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, अनुगमन वेग का मान 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। सबसे बढ़िया धातु कौन है? चांदी है। दोस्तों इतनी बातें आपको मिला जुला करके एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, और एक नंबर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, अनुगमन वेग की डिफिनीशन, अनुगमन वेग की वैल्यू और सबसे बढ़िया चालक कौन है, ये बस इतनी बातें आपके लिए, यानी 1 2 3 4, यानी इतने से दोस्तों 4 क्वेश्चंस एक नंबर के बनते हैं।
4 क्वेश्चन 1 नंबर के बनते हैं। अब सोच लो कि मैंने कहाँ से आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको एक चीज़ों के पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें आपको मिले। दोस्तों ये भी चीज़ें अब आप पढ़ा करो तो इसको बगल में से लाइन खींच करके जितने 1-1 नंबर की चीज़ें बता रहा हूँ बगल में नोट करते चलो, ताकि जब एक इस चीज़ को तैयार करो तो आपका ए नंबर भी तैयार होता रहे। इससे आपको दोस्तों जो चैप्टर थोड़ा कम समझ में आया है ना, ये चैप्टर के अंदर आपको गहराई समझ में आएगी और आपको लगेगा कि हाँ ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं दोस्तों इसके डेरिवेशन पर। इतना हमने टाइम आपका लिया, ठीक है, इरेज करता हूँ। इतना टाइम दोस्तों हमने इसलिए लिया ताकि आपको एकदम बेसिक से मैं बता सकूं, ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये चैप्टर भैया हमने कभी नहीं पढ़ा था, अब जो है बढ़िया से पढ़ रहे हैं, एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है। दोस्तों पहले मैं क्या बना लेता हूँ, कोई चालक। देखो मैंने ये क्या कर दिया दोस्तों, कोई चालक बनाया, इसको क्या बोलेंगे अभी, चालक, ठीक ना, ये क्या है, चालक। इस चालक के सिरों को हमने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही चालक के सिरों को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। तो प्लस से दूर माइनस की ओर एक वैद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस हो जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। इसी वेग को क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमने यहाँ से मान लिया जो चालक की लंबाई है वो चालक की लंबाई है L, और जो चालक जिस गति से जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को हमने माना अनुगमन वेग Vd। ठीक है, चलिए भाई इतनी बात यहाँ पे क्लियर है। अब दोस्तों जब इसके इलेक्ट्रॉन जो मुक्त धातु की जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगता है। दोस्तों मैंने कभी आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया हुआ है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे वैद्युत क्षेत्र बनाया होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर वैद्युत क्षेत्र में होता है तो उस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है जिसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल। तो यहाँ पे इस बात को लिखोगे कि वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, या फिगर से देखो, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल। बल का सिंबल होता है दोस्तों F इक्वल टू होता है QE। तो Q का काम इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो E हो जाएगा। हमने कभी पढ़ा हुआ है F इक्वल टू होता है QE और Q का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, E, तो E हो गया। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के अंदर द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर द्रव्यमान है और इस इलेक्ट्रॉन के अंदर वेलोसिटी से आ जाएगा इसके अंदर एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी मास ये मास और ये एक्सीलरेशन, मास और एक्सीलरेशन यानी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल होता है। तो बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कहते हैं। तो बल हो गया। अब दोनों यहाँ पे देखो, ये भी F ये भी F, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि MA इक्वल टू क्या हो जाएगा, EE हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों A इक्वल टू क्या हो जाएगा, EE/m। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। F इक्वल टू EE, या डायरेक्ट आप सिंस लिख सकते हो, सिंस है F इक्वल टू EE एंड या और F इक्वल टू MA। समीकरण 1 व 2 से MA इक्वल टू EE, तो A इक्वल टू EE/m। इतना आया, इतना आ गया ना। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपने को क्या निकालना है, वेग निकालना है। तो हम लोग त्वरण को हटाएंगे। त्वरण को कैसे लिखेंगे, वेग के टर्म में। त्वरण को क्या करेंगे, वेग के टर्म में लिखेंगे। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है dV/dt, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम यानी समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, है ना। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सिंपल परिभाषा है भैया त्वरण की यार, ठीक ना। तो त्वरण दोस्तों यहाँ से त्वरण A हम लोग जानते हैं, सिंस A बराबर क्या होता है, dV/dt, ठीक ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे, या तो फिर इसको मैं बगल में लिख करके मैं डायरेक्ट A के प्लेस पर क्या लिख दूँ, dV/dt। मैं एक ही जगह पर क्या लिखूँ, dV/dt इक्वल टू EE/m। और बगलिया में लिख लेना, क्या लिख लेना कि त्वरण बराबर होता है dV/dt। और कुछ हमें नया नहीं किया। अब दोस्तों यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dV इक्वल टू हो जाएगा EE/m इंटू dt।
ई अपान एम इंटू क्या हो जाएगा डी टी। अब क्या करेंगे, समाकलन में समाकलन कैसे माइंड में आएगा कि समाकलन करना है। अब दोस्तों यहाँ पे अपने को कैसे लगेगा कि समाकलन ही करना है, तो दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या करना है, डी को हटाना है, और डी को हटाने के लिए समाकलन और डी को लाने के लिए अवकलन। दोस्तों अपने को क्या करना है, डी को हटाना है, डी को हटाने के लिए क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं। जब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा डी वी, और इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा ई अपान एम इंटू डी टी। और दोस्तों जो लिमिट लगेगी यहाँ पे टाइम की लिमिट लगेगी, और यहाँ पे जो टाइम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रांति काल, रिलेशेशन टाइम बोलते हैं। और श्रांति काल का सिंबल क्या होता है, टाउ। तो समय एक बार जीरो था और एक बार समय श्रांति काल में कन्वर्ट हो गया, मतलब टाउ में कन्वर्ट हो गया। जब समय जीरो था उस समय इसकी वेलोसिटी है जीरो, जब समय टाउ हो जाएगा उस समय इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी डी, ठीक ना। जब समय जीरो था वेलोसिटी जीरो, जब समय टाउ हो गया वेलोसिटी हो गया वी डी। डी के आगे कुछ नहीं है तो पीछे वाला समाकलन, अगर आपसे कोई पूछे डीवी का समाकलन क्या बोलते हो, डीवी, सॉरी वाह, डीवी का समाकलन वी हो गया समाकलन, और जीरो टू वी डी इक्वल टू ई अपान एम बाहर हो जाएगा, और डी टी का समाकलन टी, और जीरो टू टाउ। डीवी का समाकलन वी, डी टी का समाकलन टी, और ई अपान एम बाहर, ठीक ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट करोगे तो वी डी माइनस जीरो, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, और इधर ई अपान एम, और इसके टी के प्लेस पर अपर लिमिट टाउ माइनस लोअर लिमिट जीरो, वी डी माइनस जीरो, तो वी डी इक्वल टू ई अपान एम इंटू टाउ। तो वी डी इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे ई अपान एम, और इस वी के प्लेस ई के प्लेस पर वी अपान एल इंटू टाउ। फार्मूला होता है दोस्तों, हमने कभी आपको पढ़ाया हुआ है, क्या पढ़ाया हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, वह फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस साइन को रिमूव कर लेते हैं, ये आपको याद करना है, आपने कभी पढ़ाया, मैंने आपको कहा कि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, विभव प्रवणता के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है सब बताया मैंने। माइनस साइन हटा दो, डेल्टा वी का काम यहाँ पे वी कर रहा है, डेल्टा एक्स का काम यहाँ पे एल कर रहा है, वही हमने लिखा है कि ई की जगह पे वी अपान एल, तो वी डी इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा ई वी अपान एम एल इंटू टाउ। और इसी खूबसूरत एक्सप्रेशन को हम लोग निकालने चले थे कि वी डी इक्वल टू ई वी अपान एम एल इंटू टाउ। अब दोस्तों इस फार्मूले में आया है, इस फार्मूले वी डी क्या है, अनुगमन वेग है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और वी क्या, विभवांतर। विभवांतर का यूनिट याद होना चाहिए मेरे भैया, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, जूल पर कुलाम, आर वोल्ट, सबको याद होगा। टाउ क्या है, श्रांति काल है, रिलेशेशन टाइम है, एम क्या है, मास है, एल क्या है, लेंथ है। तो ये फार्मूला कैसे निकाला गया दोस्तों आपके सामने है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है, और आपके एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में, ठीक है। एग्जाम में आए हुए चीज़ों को दोस्तों आपको हल्के में एकदम नहीं लेना है, ठीक है। मैं साइड होता हूँ भाई, इसको बढ़िया तरीके से क्या कर लो, आप लोग नोट कर लो। 18 मिनट में दोस्तों हमने एक चीज़ किया है, लेकिन 18 मिनट में हमने दोस्तों बहुत ही चीज़ें बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करूँगा कि आपको जितना भी चीज़ें बताया गया है सब बढ़िया समझ में आया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे वाले डेरिवेशन पर। हाँ दोस्तों, आपके सामने अभी प्यारा सा दूसरा डेरिवेशन, और दूसरा डेरिवेशन में बता रहे हैं ना, एकदम आपके लिए एकदम बेहतरीन इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला भी इंपॉर्टेंट है, अभी मैं देख रहा था पहले वाला जो मैंने भी डेरिवेशन निकाला, पहला वाला डेरिवेशन क्या निकाला मैंने कि वी डी इक्वल टू ई वी अपान एम एल इंटू टाउ। इसी डेरिवेशन को दोस्तों पता है एक और वर्ड में पूछा गया है, वर्ड में पढ़ रहा हूँ आपको, क्या वर्ड लिखा गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, अनुगमन वेग की डिफिनीशन बता दीजिए। उसके बाद अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। अनुगमन वेग हो गया वी डी, विभवांतर हो गया वी। अब सोचो अगर आप दोस्तों ये वाला डेरिवेशन तैयार किए हो तो यहाँ पे भी काम आ रहा है, यानी 2016 में इस तरीके से जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था वैसे पूछा हुआ था, और 2018 2012 में इस तरीके से पूछा हुआ है, यानी ये वर्ड कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। अब सोच लो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है
ये मैं दोस्तों आपको सन इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ये लगे कि जो पढ़ाया जा रहा है ना ये कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू को आप लोग समझ करके उसको बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए, ठीक ना। तो बातें समझ आ गई कि ये वाला फार्मूला VD इक्वल टू EV अपान M L टाउ, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो पढ़ाने जा रहे हैं वो भी है वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों कितना इजी है, अभी आप देखोगे कहोगे सर ये तो मुझे बड़ा टफ लगता था, लेकिन आज देखोगे ना कहोगे अरे सर इतना इजी हमने कभी सोचा नहीं था, इतना इजी हमने कभी सोचा नहीं था। अगर इसको हम नहीं करते और बाद में देखते कितना इजी है सर, बहुत पछताते। बहुत पछताने से बढ़िया है एक बार इसको देख लीजिए, बढ़िया तरीके से आपको एग्जाम तक याद रहेगा, इतनी मेरी गारंटी है। चलो भाई देखो दोस्तों, सबसे पहले अपवाह वेग, अनुगमन वेग का दूसरा नाम है दोस्तों अपवाह वेग। अपवाह वेग का एक और नाम क्या है, अनुगमन वेग। अब बताओ अनुगमन वेग की डिफिनीशन याद हो गई कि नहीं, याद हो गई होगी। क्या अनुगमन वेग की डिफिनीशन है भाई, पूछा गया है तो डिफिनीशन बताना जरूरी है। क्या डिफिनीशन है, कोई है चालक, ये क्या है दोस्तों, कोई है चालक। जब किसी चालक के सिरों को, देखो सिरों को किससे जोड़ा जाता है, बैटरी से, ये बैटरी है। जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र इधर और विपरीत दिशा में इधर, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जिस वेग से गति करते हैं उसी वेग को क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। बताओ कितनी प्यारी डिफिनीशन है ना, कि जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक जिस वेग से गति करते हैं उसी वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग का सिंबल होता है मेरे भैया VD, और VD की वैल्यू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। इतनी बात याद हो गई है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन आया है। मुक्त इलेक्ट्रॉन में दो बात इंपॉर्टेंट है। पहला तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की डिफिनीशन ही, जो कि आपके वाइवा में पूछा जा सकता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझते हो, तो क्या बताओगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन वेग इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कुछ ऊर्जा पाकर अपनी कक्षा छोड़कर अनियमित और अनियंत्रित गति करने लगते हैं। यानी जिग जैग मोशन करने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी, उसमें वेग क्या होता है, 0 होता है, उसमें वेग क्या होता है 0। और पर मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन, 10⁻29 पर मीटर क्यूब, 10⁻29 पर मीटर क्यूब होते हैं। अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। वैद्युत धारा वर्ड आया दोस्तों, वैद्युत धारा का सिंबल होता है I इक्वल टू होता है Q/T, ठीक है। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक। वैद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम पर सेकेंड R एम्पियर, कूलाम पर सेकेंड R एम्पियर। वैद्युत धारा कैसी राशि है दोस्तों, आवेश है अदिश राशि, समय है अदिश राशि, तो वैद्युत धारा हो गई अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि दोस्तों वैद्युत धारा में दिशा होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा होता है, फिर भी ये अदिश राशि है क्योंकि ये सदिशों के योग के नियमों का पालन नहीं करती है। एक नंबर के लिए भैया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सदिशों के योग के नियमों का पालन नहीं करती है। दोस्तों जो धारा होती है, करंट होता है, करंट दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट वह करंट होता है जिस करंट का मान समय के साथ साथ नहीं बदलता, या मान या दिशा समय के साथ साथ नहीं बदलता। ऐसा करंट जिसका मान व दिशा समय के साथ नहीं बदलता उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। और जिस करंट का परिमाण व दिशा समय के साथ साथ बदलता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, ठीक ना। हमारे घरों में कौन सा करंट आता है, हमारे घरों में दोस्तों होता है AC करंट। और AC करंट जो आता है उसकी फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। बताओ कितनी बातें मैंने बता दिया। करंट से इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, सबसे पहली बात तो करंट का SI मात्रक एम्पियर, वाइवा के लिए। करंट कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। करंट कितने प्रकार का होता है, AC और DC। DC का मतलब डायरेक्ट करंट, AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, जिसका दिशा व परिमाण समय के साथ नहीं बदलता, जिसका दिशा व परिमाण समय के साथ बदल जाता है, वह होता है AC। हमारे घरों में कौन सा करंट होता है, AC। AC करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 50 हर्ट्ज होता है।
इतनी बातें दोस्तों आपको करंट से रिलेटेड मैंने बताया, ताकि आपको लगे कि हाँ हमारे वाइवा में या एक नंबर में ये सब चीज़ें भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। और वाइवा में तो भाई ख़ास तौर से, वाइवा में दोस्तों ख़ास तौर से, अभी आपका वाइवा हुआ भी नहीं है तो आप देखोगे ये सब चीज़ें अगर पढ़ रहे हो आपको बहुत काम आ रहा होगा, ठीक ना। चले भाई, अब दोस्तों आते हैं अपने डेरिवेशन पर, ठीक ना। अब डेरिवेशन पे आते हैं। अब ये नहीं कह सकते ना कि सर मैंने चैप्टर को आप केवल इंपॉर्टेंट बता दे रहे हो, मैं वो सब चीज़ें नहीं देख पाया हूँ, क्या मुझे अलग से वीडियो देखना है? नहीं भैया, कुछ नहीं अलग से दोस्तों, आपको कोई वीडियो नहीं देखना है, बस यही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, बस इसी को आप देखते चलो, आपका बढ़िया तरीके से नंबर आएगा, गारंटी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसके डेरिवेशन को करने के लिए पहले मुक्त अपवाह वेग या अनुगमन वेग की परिभाषा लिख दूंगा, ठीक है, वो आप लिख लोगे। डेरिवेशन करने के लिए यही फिगर फिर बनाओगे। इस फिगर को क्या बोलेंगे कि यह है कोई कंडक्टर, चालक के सिरों को क्या कर दिया गया? बैटरी से जोड़ दिया गया। बैटरी से जोड़ देने पर क्या हो जाएगा कि चालक के सिरों पर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। उस वैद्युत क्षेत्र के स्थापित होने से क्या होगा कि इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक वेग से गति करने लगते हैं। उसी वेग को क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग बोलते हैं। ये फिगर चाहिए। इस चालक की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है? L। इस चालक का ये जो एरिया, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और इसको हमने क्या मान लिया? A, ठीक ना, A मान लिया। अब दोस्तों अगर ये इलेक्ट्रॉनों इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगा है और बल के लगने से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? गति कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के गति करने से धारा प्रवाहित होती है। फिर मेरी बात सुनना भैया, इलेक्ट्रॉनों के गति करने से क्या प्रवाहित होती है? वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। और तो यहाँ अगर दोस्तों वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वैद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है? Q/T। I इक्वल टू Q/T। कितना मजा आया कि ये सब फिगर कितनी बार हो गया? 3-4 बार हो गया ना। दूसरा डेरिवेशन है लेकिन 3-4 बार फिगर हो गया, भूल नहीं सकते। अब मैंने बताया कि जब इन इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा बोलते हैं। भैया आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर वैद्युत धारा है। तो वैद्युत धारा I इक्वल टू Q/T। अब भैया अपने को करना क्या है? अपने को दोस्तों यहाँ पे Q और T की वैल्यू निकालना है। क्या करना है? Q और T की वैल्यू निकालना है। तो Q और T की वैल्यू कैसे निकालते हैं? यहाँ पे ध्यान से देखो। अभी मैंने जब फार्मूला यहाँ पे ये निकाला था तो अभिमुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में जब बताया था कि 10⁻²৯ पर मीटर क्यूब, वो क्या है कि स्मॉल n है कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो ये I क्या है? धारा है। n क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। A क्या है? एरिया। VD क्या है? अनुगमन वेग। तो दोस्तों n सिंस है स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N/V। इसका मतलब क्या हुआ? स्मॉल में क्या बोलेंगे? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसी को ये समझो कि फॉर्मूले में लिख दिया गया कि EV मतलब क्या हुआ? आयतन, और नीचे है तो एकांक बोलेंगे। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर से बार, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N/ वॉल्यूम। दोस्तों वॉल्यूम जो होता है एरिया और लेंथ का मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम आ जाएगा। एरिया और लेंथ का मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम। तो यहाँ से कैपिटल N इक्वल टू क्या हो जाएगा? NaL। कैपिटल N मिल गया। अगर दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गया, पूरे चालक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो मिल गया, तो हमें क्या चाहिए था? हमें तो चाहिए था आवेश। तो आवेश अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाए तो आवेश निकालने का फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू Ne। Q इक्वल टू दोस्तों होता है Ne। तो N की वैल्यू क्या है? NaLe। Q मिल गया दोस्तों, Q मिल गया है, ये Q मिल गया। अब T क्या है दोस्तों? समय बराबर दोस्तों होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी है L। और कौन सी चाल से आया? ये VD चाल से आया है, VD हो गया। बगल में लिख देता हूँ कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दोस्तों अपने को Q मिल गया है, T मिल गया है। Q और T का मान समीकरण 1 में रखने पर Q व T का मान
क्यू वाटी का मान समीकरण एक में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू एंड टी इन इक्वेशन नंबर 1। रखते भैया वैल्यू को I इक्वल टू द वैल्यू ऑफ क्यू NaLe अपॉन द वैल्यू ऑफ टी L अपॉन VD। L छटक गया तो I इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, I इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, VD ऊपर चला जाएगा, NeAVD क्या मिल गया, I इक्वल टू NeAVD मिल गया भैया। ठीक ना, सब कुछ दिख रहा है, एकदम बढ़िया से दिख रहा है भैया। I इक्वल टू NeAVD मिल गया। बताओ कितना आसान है ना, कितना आसान था ना, मज़ा आ गया दोस्तों। तो दो फार्मूले अपने को याद भी हो गए। कौन कौन से फार्मूले याद हो गए, बड़े बड़े फार्मूले में VD इक्वल टू EV अपान ML इंटू टाउ। दूसरा फार्मूला क्या याद हुआ, I इक्वल टू NeAVD याद हो गया। ये दोस्तों फार्मूले याद होने चाहिए अपने को। जितना चीज़ें याद रहेगा ना उतना कॉन्फिडेंस अपना बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से एक नंबर की चीज़ें, यहाँ से करंट डेंसिटी धारा घनत्व होता है दोस्तों। धारा घनत्व सीख लोगे तो यहाँ से एक नंबर की चीज़ें और आ जाएंगी। धारा घनत्व जिसे हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी भैया धारा घनत्व का सिंबल होता है J। क्या होता है, J। और J बराबर होता है, केवल इतना याद करो, J बराबर होता है I अपान A। बस दोस्तों इतना जानो करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी का सिंबल होता है J और J बराबर होता है I अपान A, जहाँ I क्या है करंट और A क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मात्रा क्या बताओगे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बीमा क्या बताओगे, L-2A। कैसी राशि है दोस्तों, ये राशि है सदिश राशि है, तो दिशा किधर होगी, धारा की दिशा में। जिधर धारा प्रवाहित हो रही है उधर धारा घनत्व की दिशा हो जाएगी। इतनी बातों में दोस्तों कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लेवल से। इंपॉर्टेंट तो दोस्तों अपने को ये है कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध एक नंबर में। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध एक नंबर इंपॉर्टेंट है। बस करना क्या है, आपको ये फार्मूले मैंने 3-4 बार लिखा, 1 2 3 बार ऐसे हो गया है, और एक बार लिखोगे 4-5 बार हो जाएगा इसी क्लास में। ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा और इसी को आपको रट्टा मारना है। बाकी धारा घनत्व जब भी आए तो बस इतना जानो, J इक्वल टू I अपान A। तो दोस्तों J इक्वल टू I के प्लेस पर NeAVD अपान A कैंसल, तो J इक्वल टू NeVD। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो गया एक नंबर के लिए। J इक्वल टू NeVD ये आपके लिए क्या हो गया, एक नंबर के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, चलो भाई दो डेरिवेशन हो गए भैया, बढ़िया तैयार। दोनों को बढ़िया तरीके से लिख लो। ठीक है, और इन्हीं को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। और इस तरीके से दोस्तों प्रैक्टिस करो कि अपने को बार बार वीडियो नहीं, एक बार वीडियो देखनी पड़े, बार बार वीडियो नहीं भैया। बार बार वीडियो देख करके मेरा व्यूज़ बढ़ाने से बढ़िया है कि आप अपना व्यूज़ बढ़ाओ, यानी अपनी काबिलियत बढ़ाओ। ऐसे बार बार देखने से कोई फ़ायदा नहीं आपका। एक बार कल वीडियो देखिए, क्या इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है, उसको एक जगह पर लिखिए और लिख करके बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलो भाई दो डेरिवेशन हो गए दोस्तों। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे वाले डेरिवेशन पर। हाँ तो दोस्तों ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीसरा डेरिवेशन। और दोस्तों इसको ना आपने जो पहला और दूसरा तैयार किया हुआ है, पहला और दूसरा जो तैयार किया हुआ है एकदम उसी के बेस पर ये है एकदम तीसरा वाला। अगर दोस्तों अगर अभी तक आपने बहुत लंबा डेरिवेशन इसका किया होगा, या फिर मैं भी यूट्यूब पर इस पर बहुत लंबा डेरिवेशन जो बताया है उसको दोस्तों छोड़ करके ये जो बताने जा रहा हूँ वहाँ से दोस्तों कॉपी करो। मुश्किल से 5-6-7 लाइन में बढ़िया तरीके से डेरिवेशन बन के तैयार। मतलब बड़ा नंबर दोस्तों छोटे नंबर में हल्का हो जाएगा। अगर उसको आप बड़े नंबर में करना चाहते हो, यानी बड़े नंबर में नहीं बड़ा करना चाहते हो, उतना कर दोगे तभी नंबर मिलेगा। अगर उसी दोस्तों आप बड़ा करके करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, मैं बता दूंगा ऐसे से आप बड़ा करके कर सकते हो। बाकी अगर आपको छोटे में काम चलाना है तो छोटे में काम चलाएंगे, और छोटे में काम चलाना यहाँ पे बुरी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, वो क्या है पहले समझते क्या है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन अपवाह वेग, अनुगमन में बात एक ही है। अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं,
पहला तो मुक्त रिटार्न डिफिनीशन जान गए, बस दो चीज़ें याद रहना चाहिए मुक्त रिटार्न में। पहला 10⁵5 और 10⁻29 पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? मुक्त रिटार्नों का ऊष्मीय वेग यानी थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? मुक्त रिटार्नों यानी किसी चालक के एकांक आयतन में मुक्त रिटार्नों की संख्या। अपवाह वेग क्या है? कि जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिस वेग से गति करते हैं उसी वेग को बोलते हैं अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग का सिंबल होता है Vd, और Vd की वैल्यू होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक, मुक्त रिटार्नों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को प्राप्त कीजिए। अब दोस्तों आया ओम का नियम। तो ओम के नियम V प्रोपोर्शनल टू I, इसी को बोलते हैं हम लोग ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से एक बार, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल साइन दोस्तों जब भी रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट लेकर आते हैं, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं R, और R का नाम होता है चालक का प्रतिरोध। क्या होता है? चालक का प्रतिरोध। अब प्रतिरोध से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। वह प्रतिरोध क्या क्वेश्चंस आते हैं? पहली चीज़ तो ये चीज़ आपको याद है, ये याद है, ये आपको याद हो गया। अब यहाँ से आपको क्या क्या एक एक नंबर की इंपॉर्टेंट है, बगल में लाइन खींच करके वहाँ पे लिख लेना। बाकी इसका डेरिवेशन, ये जो डेरिवेशन अभी कराऊंगा यहाँ पे लिखना, ठीक है। बगल में दोस्तों हर डेरिवेशन के पीछे जो भी एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते जाते हैं जो मैं बताता जाता हूँ उसको वहाँ पे लिखा करो जरूर। यही दोस्तों आपको सबसे अलग कराएगा। सब लोग क्या करते हैं? डेरिवेशन उठाए, डेरिवेशन को कर लिए, बस इतना करते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? उस डेरिवेशन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों की गहराई तक जा करके एक एक नंबर चीज़ों को पकड़ रहे हो। ये आपको अलग बनाएगा और आपको अलग बना के मैं रहूँगा, ठीक ना दोस्तों। प्रतिरोध सबसे नंबर 1 पे प्रतिरोध दोस्तों आपके एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। वाइबा में अगर कोई नहीं बता पाता है तो एग्जामिनर का धीरे धीरे वो लो लेवल क्वेश्चन की तरफ जाता है, तो वहाँ पे पूछ सकता है प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध जो अवरोध उत्पन्न करे, जो वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे उसे को बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब अवरोध उत्पन्न करना, अवरोध उत्पन्न करने वाले को प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे बोल दो, वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले को प्रतिरोध कहते हैं। फिर से एक बार, वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। दोस्तों यहाँ से प्रतिरोध R इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रतिरोध R इक्वल टू हो जाएगा V/I, कि वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होता है? प्रतिरोध होता है। जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा, जितना करंट वोल्टेज घटेगा उतना करंट घटेगा। दोस्तों अच्छा ओम का नियम एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पहले प्रतिरोध आया ना, प्रतिरोध से रिलेटेड बातें बता दो। पहले प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर। दोस्तों वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं हम लोग? ओम बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध की बीमा इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध की बीमा दोस्तों डायरेक्टली याद कर लो, mL2T-3A-2। ये दोस्तों है वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रतिरोध की बीमा, ठीक ना। और प्रतिरोध पे क्या इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों एक होता है चालक और एक होता है अर्धचालक, और एक होता है अर्धचालक जिसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर। दोस्तों जो चालक होता है, चालक का अगर टेम्परेचर ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध के बढ़ने से जो कंडक्टिविटी होती है वह क्या होती है? कंडक्टिविटी घटती है, ठीक ना। चालक का टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, कंडक्टिविटी घटती है। जबकि अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। दोस्तों अगर किसी चालक का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें करंट नहीं फ्लो होगा, जबकि अर्धचालक का करंट को बढ़ाने के लिए, करंट को फ्लो करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक ना। ये दोनों बातें दोस्तों एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। ये सब एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। ओम के नियम की बात हो रही थी। ओम का नियम किसके लिए सत्य है? तो ओम का नियम दोस्तों किसी धातु चालकों के लिए सत्य है।
धातु चालकों के लिए ही सत्य क्यों है? क्योंकि धातु चालक की जब बात होगी तो वहाँ पे वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ आएगा वह ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। और यही ग्राफ क्या दिखाता है? प्रतिरोध दिखाता है। यही ग्राफ क्या है? प्रतिरोध है, ठीक ना। और इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो धातु चालक होता है, धातु चालक दो प्रकार का होता है। एक होता है ओमिक कंडक्टर, एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर यानी ओमी परिपथ और नॉन ओमिक यानी अनओमी परिपथ, ऐसा कुछ होता है। ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, इंग्लिश में मुझे याद आ रहा है इस समय। तो ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर में दोस्तों आपको फार्मूला बोला हूँ, एग्जाम्पल याद होना चाहिए। ओमिक कंडक्टर में सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम ये सब आ जाएगा। नॉन ओमिक कंडक्टर में आपका सेमी कंडक्टर डिवाइस यानी बोल सकते हो ट्रांजिस्टर एंड डायोड, ट्रांजिस्टर एंड डायोड। दोस्तों ये हिंदी में मैं नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखा हूँ। नाम भी ऐसे हिंदी में रहता है, ट्रांजिस्टर हिंदी में लिखा रहेगा, डायोड हिंदी में लिखा रहेगा। ट्रांजिस्टर एंड डायोड ये अनओमी परिपथ के एग्जाम्पल हैं, ठीक ना। अभी दोस्तों ओम के नियम पे और भी बात करनी है मुझे। मैंने कहाँ तक बताया, जो चीज़ें आपको ये पहले बात लिख चुके हैं, ये पहले बात लिख चुके हैं। प्रतिरोध के बारे में मैंने बताया कि प्रतिरोध का मात्रा बोर्ड पर एम्पियर या ओम, प्रतिरोध की बीमा ये हो गया। और बाकी प्रतिरोध है, अगर चालक है तो चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने बढ़ता है, अर्धचालक है अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। ये सब बातें हो गई। बाकी ओम का नियम किसके लिए सही है? ओमी परिपथ, नॉन ओमी परिपथ, दो मैंने बताया। ओमी परिपथ के लिए एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम ये सब लिख सकते हो। नॉन ओमी परिपथ के लिए मैंने बताया आपको ट्रांजिस्टर एंड डायोड, ठीक है। बाकी दोस्तों ओम का जो नियम है, ओम का नियम एक बार होता है कि स्केलर फॉर्म में और ओम का नियम वेक्टर फॉर्म में। तो स्केलर और वेक्टर फॉर्म दोनों के लिए अलग अलग है। तो स्केलर फॉर्म में बता देता हूँ, बाकी वेक्टर फॉर्म के लिए अभी इसको अपने को प्रूफ करके दिखाना है। बाकी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी प्रूफ करके दिखाना है। वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, मैं क्वेश्चन जैसे आया है वैसे मैं लिखूँगा एक बार, ठीक ना। तो इतनी बातें हो गई। अब सोच लो कि बात किस पे कर रहे हैं। ओम का नियम आया है तो ओम के नियम से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं मैं सब आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप के लिए लगे कि हाँ ओम का नियम हमने सीख लिया। तो दोस्तों ओम के नियम का सदिश रूप और ओम के नियम का अदिश रूप। तो अदिश रूप क्या होता है? जो V = IR है उसे बोलते हैं हम लोग अदिश रूप। ओम के नियम का ये है अदिश रूप। जबकि दोस्तों ओम के नियम का सदिश रूप एक नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वह क्या है कि वेक्टर J = सिग्मा × वेक्टर E। ये कैसे आया है इसका दोस्तों अभी हम लोग डेरिवेशन देख रहे हैं, ठीक ना। ओम के नियम का ये है आपका सदिश रूप। अब इस सदिश रूप में अभी आपने देखा J क्या होता है? J = आपने देखा I/A। जब I/A मैंने दिखाया, वहाँ पे बताया कि I का फार्मूला हमने निकाला हुआ है NeAVD/A और AA से कैंसिल हो जाएगा। तो J = NeVD ये अपने लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि दोस्तों सिग्मा, इस सिग्मा को क्या बोलते हैं? सिग्मा को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, चालकता। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी, चालकता। अब इस चालकता को सीखने से पहले चार चीज़ें आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चारों में से कोई ना कोई एक आपके एग्जाम में फंसता ही फंसता है। क्या है वो? एक होता है दोस्तों R, प्रतिरोध। एक होता है प्रतिरोध का उल्टा होता है दोस्तों कंडक्टेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिरोध का उल्टा। अरे यार चलो यार, इस पे रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस C भी होता है, और इसको हम लोग दोस्तों G भी लिखते हैं, G कंडक्टेंस। और एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध, उसको बोलते हैं रो, विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक ना। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, R रेसिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रो। और एक होता है चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता इसको बोलते हैं दोस्तों चालकता। हाँ याद नाम आया। इसको बोलते हैं प्रतिरोध है, इसको बोलते हैं चालकता। इसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ये दोस्तों चारों का फार्मूला, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? चारों का सूत्र, फार्मूला, चारों का SI यूनिट है, चारों का विमी सूत्र,
और चारों किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करते, किस पर डिपेंड करते हैं ये बातें, यानी 3-4 बातें दोस्तों ऐसी हैं जो चारों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और वो कहाँ से मिलेगा? यहीं से मिलेगा। वो कहाँ से मिलेगा? यहीं से मिलेगा। मतलब दोस्तों ये सब एक एक नंबर में इंपॉर्टेंट है, ये सब एक एक नंबर में 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाएगा 3-3 नंबर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए तो ये चैप्टर कुछ खास हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है कि सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि ओम के नियम को डिराइव कराएंगे। जब ओम के नियम को डिराइव कराएंगे तो अपने को कुछ मिलेगा, वो जो सूत्र मिलेगा वहाँ से मैं कनेक्ट कराऊंगा इन चारों चीज़ों को बताने के लिए। ठीक है, तो पहले इस पर मैं आ जाता हूँ। बाकी दोस्तों ये ओम के नियम का सदिश रूप ये नहीं इंपॉर्टेंट है, सदिश रूप एग्जाम इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन के लिए भी और 1 नंबर के लिए भी। ठीक ना, चलो भाई। तो दोस्तों जितनी भी बातें बताता रहता हूँ भाई, आपको सब कुछ चीज़ें बगल में नोट करते चलना है। बगल में जब नोट करते चलेंगे तब यही चीज़ आपको खास बनाएगी, यही चीज़ आप खास बनाएगी। ठीक है, अभी इन सब के बारे में बताता हूँ भाई कि सी के बारे, सी क्या है, रो क्या है, सिग्मा क्या है, सब कुछ क्या है बताता हूँ। लेकिन पहले हम लोग ओम के नियम का डेरिवेशन कर लेते हैं तब। तो दोस्तों ओम के नियम का डेरिवेशन करने के लिए 2 फार्मूले जो मैंने आपको डेरिवेशन कराए हैं, कौन कौन से फार्मूले डेरिवेशन कराए हैं? सबसे पहले वाले पे वी डी इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ, है ना। और दूसरा हमने क्या डेरिवेशन कराया? आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये दोनों डेरिवेशन जो हमने कराया है इसका फार्मूले का यूज यहाँ पे फिर होने जा रहा है। ठीक है ना, क्या यूज होने जा रहा है? पहली लाइन हम लिखते हैं सिंस हमने पढ़ के रखा हुआ है, सिंस हम जानते हैं या सिंस वी नो दैट, ऐसे भी कुछ भी लिख सकते हो। चूँकि हम जानते हैं, चूँकि क्यों लगा दो, चूँकि आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब ये वी डी ला के यहाँ पर रखना है, तो वी डी रखने के लिए इसको मान लो समीकरण नंबर 1। तो पहले और बताओ तथा या फिर इसे सिंस वी डी इक्वल टू क्या होता है? ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। अब नीचे क्या लिखोगे? वी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर वी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर वी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, और भैया रखते मुस्कुराते हुए, आई इक्वल टू एन ई ए और वी डी के प्लेस पर ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। ठीक ना, देखो ई 2 बार है तो आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। अपने को दोस्तों क्या चाहिए? ओम का नियम। और ओम के नियम के लिए अभी आपने देखा कि V प्रोपोर्शनल टू आई, V इक्वल टू आर आई, तो अपने को क्या चाहिए? V अपान आई चाहिए, V अपान आई चाहिए। तो V यहाँ पे है, I यहाँ पे है, I को नीचे भेज दो, उधर भेज दो, I को उधर भेज दो, बाकी चीज़ों को उधर भेजो। जब इधर आएंगे तो ये हो जाएगा ML अपान NE स्क्वायर ए टाउ। देख लो ML ऊपर हो गया, NE स्क्वायर ए टाउ नीचे हो गया, इक्वल टू V अपान आई। इतना दोस्तों करने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होना चाहिए ना, एकदम कुछ नहीं यार। 2 चीज़ें आपने पहले से याद रखा हुआ है, बस VD का मान यहाँ से लेकर यहाँ पे रखे हैं और कुछ कहाँ किए हैं कुछ, बाकी V अपान आई आपने पहचाना हुआ है। अब दोस्तों अब जैसे मान चलो कि दोस्तों ये हमारे कोई चालक, अगर इस चालक की भौतिक अवस्था, अगर इस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन बोले तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम यानी ताप, दाब, आयतन में कौनों परिवर्तन ना करें, कोई चेंजेस ना करें, तो इसके तो नहीं करेंगे तो ये जो पूरा टर्म आया है ML अपान NE स्क्वायर ए टाउ, उसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप, दाब, आयतन में कोई परिवर्तन ना करें तो पद ML अपान NE स्क्वायर ए टाउ क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और उस कांस्टेंट के प्लेस पर दोस्तों हम लोग को क्या लिखेंगे? R लिखेंगे, R इक्वल टू V अपान आई, जहाँ R इक्वल टू क्या हो जाएगा? ML अपान NE स्क्वायर ए टाउ। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? R कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाओगे प्रोपोर्शनल, तो V प्रोपोर्शनल टू I। ये आ गया ओम के नियम का निगमन। ये दोस्तों छोटे रूप में आया है। अगर बड़ा रूप में करना चाहते हो तो ये जो डेरिवेशन हुआ है ना, इसी को फिर से कर दो, बड़ा हो जाएगा। इसी को फिर से कर दो, यानी शुरू से पहले करते आओगे तब यहाँ पहुँचोगे, फिर यहाँ से ये करते आओगे, तब ये चीज़ है। और मैंने क्या किया? आसान कर दिया आपको कि डायरेक्टली ये याद करो, कर दो, कितने लाइन में हो गया। और यहाँ पे 2 लाइन लिखोगे कि जहाँ कह रहा हूँ
कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो पद ml/n² टाउ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस हो गया आपका। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका डेरिवेशन नंबर 3। यानी 3 क्वेश्चन हमने किए दोस्तों, 3 क्वेश्चन, लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं जो आपको बात कर रहा था कि वो फार्मूला देखो कहाँ से हो जाएगा, इसको मैं इरेज करूँ। वो फार्मूला जो मैं बात कर रहा था किसकी, आर की, सिग्मा की, रो की और सी की। तो पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर, फिर मैं लिखता हूँ सी, फिर मैं लिखता हूँ रो, फिर मैं लिखता हूँ सिग्मा। चारों के सूत्र देखो भाई। पहले आर हमने क्या निकाला, ml/n² टाउ, ml/n² टाउ। सी का उल्टा कर दो, ne² टाउ अपान ml। रो का फार्मूला होता है RA/L। तो R की जगह पे जब ये वैल्यू रखोगे तो ml/ne² टाउ इंटू A/L, ए से कट जाएगा, एल से कट जाएगा, क्या मिला, m/ne² टाउ। तो m/ne² टाउ और इसका क्या हो जाएगा, ne² टाउ अपान m। दोस्तों ये जो सारे फार्मूले हमने निकाले हैं, ये जो हमने चारों फार्मूले निकाले जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये चारों फार्मूले, केवल आप एक फार्मूला याद रखो, बाकी इसको सेट करना सीखो। दोस्तों, ये सेट करना है आपको, रट्टा नहीं मारना है, रट नहीं पाओगे। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है, अपने को रट्टाफिकेशन नहीं करना भैया। रट्टाफिकेशन करते हैं ना, एग्जामों में जाते हैं वहाँ भूल जाते हैं, एग्जाम में जाते हैं वहाँ इतना प्रेशर होता है कि भूल जाता है। तो क्या ज़रूरत है मेरे भैया कि आपको रट्टा मारने की, करो ज़रूरत है नहीं, एकदम नहीं, रट्टा एकदम मत मारो। ठीक है, अच्छा, इन सब की बीमा याद होना चाहिए, आर की बीमा मैंने रटाया है। आर बीमा क्या है, ml/t-3a-2। अब इसमें से कितने आपको लोग कहोगे कि सर मैं आर बीमा निकाल लेता हूँ। भैया तुम निकालो ना, तुम निकाल ले रहे हो तो निकालो। मैंने अभी तक कोई बीमा आपको याद करवाया नहीं ना। अगर एक याद करवा रहा हूँ तो कुछ फ़ायदे के लिए याद करवा रहा हूँ ना, उसको याद कर लो। अगर दोस्तों आपको आर का याद है तो सी का तुरंत उल्टा कर दोगे, यहाँ से उल्टा करो, m का m-1, L2 का L-2, T-3 का T3, A-2 का A2। देखो कितना आसानी से हो गया। रो का उल्टा करो, रो का उल्टा करने के लिए रो का फार्मूला होता है RA/L। तो एक L से एक L कट जाएगा, एरिया में 2 L आता है, एक L कट जाएगा, यानी एक L से मल्टीप्लाई कर दो। एक L से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ml/3t-3a-2। और इसी का उल्टा कर दोगे सिग्मा का हो जाएगा, इसी का उल्टा कर दोगे क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। दोस्तों सूत्र हो गया, बीमा हो गया, मात्रक दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है इसके मात्रक, सभी के मात्रक, आर का, सी का, रो का और सिग्मा का, सभी का मात्रक छाप देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक ना भैया, मुझे लग रहा है इतनी बातें आपको मैं जो बता रहा हूँ ना एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, कोई बिना दिक्कत परेशानी के आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट डेरिवेशन आज की क्लास का। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट डेरिवेशन वो है कि कूलॉम ये ओम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, वो कैसे क्वेश्चन पूछा गया मैं एक बार आपको लिख दूं तब आपको ज़्यादा मजा आए। बाकी ये मात्रक दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। ठीक है ना, बेईमानी मत करना। दोस्तों आपके एग्जाम में सिद्ध करने को आया है, क्या सिद्ध करने को आया है, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर J = सिग्मा वेक्टर E। बाकी क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, 2 क्वेश्चन पूछा गया है इस पे और दोनों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ, बाकी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले क्या पूछा हुआ है, सबसे पहले दोस्तों आपको पूछा हुआ है कि धारा घनत्व J की परिभाषा दीजिए, यानी इस J की परिभाषा बताना है तथा इसका मात्रक भी लिखिए। और J का मात्रक आपको लिखने आता है कि J की अगर परिभाषा बतानी है तो J = क्या होता है, I/A, यानी किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर/मीटर²। आगे है कि सिद्ध कीजिए कि वेक्टर J = सिग्मा वेक्टर E, जहाँ E चालक में वैद्युत क्षेत्र और J धारा घनत्व और सिग्मा विशिष्ट चालकता है। ये तभी मैंने सब कुछ आपको बताया है। बाकी E का मात्रक दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। E का मात्रक होता है एक यहाँ से E = F/Q से और एक V/L से। यहाँ से निकालोगे न्यूटन पर कूलॉम, यहाँ से आएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक, और क्या क्वेश्चन पूछा है
किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता सिग्मा क्या है दोस्तों? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये डिफिनीशन हो गया। क्या है? विशिष्ट चालकता का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक दीजिए, इसका मात्रक बताना है। तो रो का मात्रक निकालोगे तो रो बराबर होता है RA/L, ठीक ना। तो R का मात्रक ओम, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक मीटर, तो आ जाएगा आपका ओम मीटर। क्या आ जाएगा? ओम मीटर। इसी का उल्टा कर दोगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये मात्रक आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक बताइए, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर J इक्वल टू सिग्मा वेक्टर ई, जहाँ ये है वगैरह वगैरह, ठीक ना। तो दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपको अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। और हल्के में इसलिए भी नहीं लेना है क्योंकि हमने स्टार्टिंग के ना जो दो फार्मूले हैं जो अपने लिए हैं I इक्वल टू NEAVD और VD इक्वल टू EV/ml इंटू टाउ, इन दोनों को हमने बढ़िया से क्या कर लिया है? कंठस्थ कर लिया है, तैयार कर लिया है। अगर ये दोनों दोस्तों आपको तैयार है तो यकीन मानिए कि इस चैप्टर का जो मैं पार्ट 1 वीडियो आपको दे रहा हूँ, इस चैप्टर के यानी धारा वैद्युत के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। तो पार्ट 1 का पूरा इंपॉर्टेंट लेक्चर आज के क्लास में, और इसका जो दूसरा क्लास आएगा उसमें, जिसमें हम लोग बात करेंगे मतलब किरचॉफ के नियम वगैरह के बारे में, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, वो सब बातें तो उस वाले क्लास में मिलेंगी। लेकिन इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इन दोनों फार्मूले से सब कवर हो जा रहे हैं। तो आपको इन दोनों फार्मूले को ही नहीं, जितना मैं आज की क्लास में करा रहा हूँ सबको बढ़िया तरीके से तैयार करना है भैया, मान लो मेरी बात, ठीक ना। तो दोस्तों अब हम इसको प्रूफ करते हैं, और प्रूफ करने के लिए फिर इसी फार्मूले की हेल्प लेते हैं। और फार्मूला सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सिंस हम लोग जानते हैं कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध के सूत्र से, और संबंध का सूत्र क्या है? I इक्वल टू NEAVD, ठीक है। तथा और VD का फार्मूला क्या होता है? सिंस VD इक्वल टू EV/ml इंटू टाउ। तो क्या करें? VD का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो I इक्वल टू NEA और VD जगह पे EV/ml इंटू टाउ। अपने क्या बनाना है दोस्तों? J, और J बराबर क्या होता है? J बराबर होता है I/A, यही होता है ना। J बराबर I/A, I दिख रहा है, A यहाँ पे है, एक उठा ले जाओ तो I/A। बचा क्या? NE ई स्क्वायर कर दें, चलो NE स्क्वायर, ये तो गया बेचारा, NE स्क्वायर टाउ अपान M इंटू V/L मैंने साथ में लिखा। क्यों साथ में लिखा? क्योंकि अपने को चाहिए E, और हम अभी हमने बताया, ताज़ा बताया, अभी बगल में बताया था कि E इक्वल टू होता है V/L। क्या होता है? E इक्वल टू V/L। तो V/L जो दिख रहा है इसको मैं क्या बोल दूंगा? V/L को क्या बोलूँगा? E बोल दूंगा। तो J I/A J, तो J इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ अपान M इंटू V/L को क्या बोलेंगे हम लोग? E। अब दोस्तों कैसे पता चलेगा कि ये सिग्मा है? अभी तो मैंने दोस्तों फार्मूला बताया था 4 R का, C का, रो का, सिग्मा का। सूत्र पहले लिखा था, सूत्र लिखा था ना, और सूत्र मैंने बताया था याद भी नहीं करना है। अब सोचोगे सर याद भी नहीं करना है, तो R का तो मैंने याद करवाया था ना। R का क्या था? ML/NE स्क्वायर A टाउ, ठीक है। और इसी में अगर रो निकालोगे तो रो का उल्टा कर दोगे। रो निकालने के लिए AL से मल्टीप्लाई कर दो। जब AL से मल्टीप्लाई किए थे AA कटा था, नहीं भाई, A/L से तो L कट गया था, तो क्या बचा था? M/NE स्क्वायर टाउ। M/NE स्क्वायर टाउ को क्या बोलते हैं? रो, और इसी का उल्टा कर देंगे, क्या बन जाएगा? सिग्मा। तो बताओ उल्टा है ना, ये इसी का उल्टा है कि नहीं? देख लो, NE स्क्वायर टाउ अपान M है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिग्मा। तो J इक्वल टू सिग्मा E, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे वेक्टर J इक्वल टू सिग्मा वेक्टर E। अब आप सोच रहे होगे सर इतना ईजी सर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये दोनों फार्मूले का करामात है। ये 2 फार्मूले दोस्तों आपके जादू है, जादू कि 2 फार्मूले याद कर लो। ये चैप्टर की जितनी भी डेरिवेशन है ना, आपकी कलाइयों में, आपके कदमों में है दोस्तों, ठीक ना। तो I इक्वल टू NEAVD और VD इक्वल टू EV/ml इंटू टाउ। बाकी सभी दोस्तों मैक्सिमम चीज़ों को मैंने एक नंबर वाले को भी कवर कराने का पूरा प्रयास किया हुआ है, ठीक ना। बाकी अलग से एक नंबर की वीडियो बनेगी तो बनेगी,
लेकिन यहाँ से एक ही नंबर चीज़ों को भी ये सब चीज़ें भी आप धीरे धीरे कवर कर ले रहे हो। कवर कर ले रहे हो कि नहीं? एकदम कवर कर ले रहे हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इस चैप्टर से 4 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भैया। 4 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन कौन से हैं? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ओम का नियम V प्रोपोर्शनल टू I, और चौथा वेक्टर J इक्वल टू सिग्मा वेक्टर E। ये 4 डेरिवेशन हैं। चारों डेरिवेशन को बढ़िया तरीके से क्या करना लेना, तैयार कर लेना। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग कम से कम 4-5 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेरिवेशन, ताकि आपका ये धारावाहिक जो चैप्टर है वो दो वीडियो में पूरी तरीके से इसका डेरिवेशन हो जाए। कम से कम हम लोग दोस्तों 4 इसमें कर लिए, 4-5 में कर लेंगे, 9-10 ओवरऑल 9-10 डेरिवेशन लेके चल रहे हैं इधर के चैप्टर के, क्योंकि इधर के चैप्टर में दोस्तों है डेरिवेशन बढ़िया छोड़ने लायक नहीं है। बाकी आगे जो चैप्टर मिलेंगे ना, प्रकाश में फिर और सब पार्ट 2 वाले में जितने भी डेरिवेशन मिलेंगे वो छोटे डेरिवेशन रहेंगे। एक चैप्टर में 2 या 3 डेरिवेशन मिलेंगे, ठीक ना। एक चैप्टर में केवल 2 ही 3 डेरिवेशन ही है। तो इधर के चैप्टर जितना बढ़िया तैयार रहेंगे दोस्तों, आपको उधर वाले बहुत तेज़ी से खिंचाएंगे। अब आप जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़े हो ना, मैं आपको रेगुलर टाइम पे ऐसे वीडियो देता रहूँगा, और आपको जितना भी रिवीजन का जो बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो सब की वीडियो आपको लगातार देते रहेंगे, और न्यूमेरिकल की भी, बाकी 1 नंबर की अलग से, 1 नंबर की दोस्तों अलग से सीरीज चलाएंगे। बाकी अभी ऐसे लेते रहिए, पढ़ते रहिए एकदम बढ़िया से। आप मेरे पर भरोसा रख के पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि आपका 70 में 50 प्लस, यानी जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं 60 प्लस होने नहीं देंगे। बाकी एवरेज लोगों का 50 प्लस दोस्तों आएगा। जितना मैं कहते चल रहा हूँ उतना बस करते चलो ईमानदारी के साथ। 50 प्लस तो कोई रोकेगा नहीं, बाकी 60 प्लस अगर आपने ज़्यादा इतनी मेहनत कर दिया है तो 60 प्लस आएंगे। देख लेना, आप लोग रिजल्ट खुद मेरे साथ शेयर करोगे, सर मेरा इस बार रिजल्ट में फिजिक्स में इतना आया, ठीक ना। चलो भाई, आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते भाई, सबको बाय बाय, राधे राधे।